यार आपने बहुत बारी ये कहते हुए सुना होगा कि बिटकॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है ना। ये तो पॉन्जी है, इसकी भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है कि नहीं। चलिए, वेलकम टू बिटनिंग, साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी नहीं। बिटकॉइन बेसिक सीरीज़ का ना ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि एक आपको, जैसे आप जर्नी शुरू कर रहे हो तो आपको ना कौन बैठा के समझाएगा यार, कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, 50 वीडियो की सीरीज़ बनाने वाला हूँ, तो उसमें मतलब अभी काफ़ी सारे चैप्टर्स तो बन भी चुके हैं। तो आपको एकदम ना झट से ही सीरीज़ देख के बस चीज़ समझ में आ जाएगा, अरे यार अच्छा ये चीज़ है। वैसे तो मैं इस तरह की वीडियोस और भी बहुत बना चुका हूँ, लेकिन आप होता है हमारा एक शुरू से एक आदत बनी होती है, मैं वेब सीरीज़ देखने की बहुत आदत होती है, एक के बाद एक चैप्टर। तो अगर आपने पहले चैप्टर से नहीं देखा ना, तो फिर आपने मिस कर दिया, मतलब आपको सीरीज़ देखने में मज़ा नहीं आएगा। बीच में से मत देखिए, पहले चैप्टर से देखिए, पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है। चलिए, तो बिटकॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, पहले हम समझते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है यार। ठीक है, बहुत ये है तो सुनने में आसान लगता है, बट थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, राइट। जैसे सपोज करिए मैं ये बोलूँ, जैसे आप मुझे सुन रहे हो, आपकी कोई क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है, और वो क्वालिटीज़ आपके लिए यूनिक होंगी। मतलब सपोज करिए कि कुछ लोग होते हैं जिनको डिबेट करना बहुत पसंद होता है स्कूल में या कॉलेज में। कुछ लोग होते हैं जिनको कोई स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है। कुछ लोग होते हैं जिनको शांत रहना बहुत पसंद है। कुछ लोग बड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं नेचर में, राइट। कुछ लोगों को नेतागिरी बहुत पसंद होती है, और कुछ लोगों को थोड़ा अपना ट्रैवल बहुत पसंद होता है। कुछ लोगों को ग्रुप में ट्रैवल करना बहुत पसंद है, कुछ लोगों को सोलो ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो मैं ये बोलूँ कि क्या मैं आपका रेप्लिका क्रिएट कर सकता हूँ। दुनिया में तो 8 बिलियन लोग हैं, क्या मैं आपका रेप्लिका क्रिएट कर सकता हूँ? नहीं यार, मैं रेप्लिका क्रिएट कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप यूनिक हैं, मैं यूनिक हूँ, राइट। मेरी कॉपी क्रिएट नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग मी? सो ये मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर मैं बोलूँ यार कि मनोज की खास बात क्या है या अक्षय की खास बात क्या है, तो वो अक्षय की खास बात उसकी यूनिक बात है, राइट। तो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू, ये जो कोर है, राइट, ये जो उसको यूनिक बनाती है, खास बनाती है, तभी तो वैल्यूबल होती है ना चीज़ें। तो मैं बोलो कि यार अक्षय की क्या ऐसा क्या है अक्षय के अंदर, तो अक्षय के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, ये खास बात है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो चीज़ों को उनको यूनिक बनाती है, राइट। तो सिमिलरली जब हम बोलते हैं कि यार बिटकॉइन की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है या बाकी एसेट्स की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो अब हम जब इन एसेट्स की बात करते हैं, जब मैं बोलता हूँ कि यार पेपर करेंसी की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये जो फियाट करेंसी है, तो हम बोलते हैं यार फियाट करेंसी की ये इंट्रिंसिक वैल्यू है कि इसको भारत सरकार, जैसे आईएनआर की इंट्रिंसिक वैल्यू है कि इसको भारत सरकार की बैकिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बैकिंग है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि यार शेयर की क्या बैकिंग है, रिलायंस के शेयर की या अडानी के, अंबानी के शेयर्स की क्या वैल्यू है, तो आप बोलते हो क्या, जो पीछे एंटरप्रेन्योरियल जो एक्यूमेन है, जो एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेंथ है, वहाँ से उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आती है। कि जो रिलायंस के पास जो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लाइसेंस हैं, गवर्नमेंट के से ऑथराइज्ड है, काफ़ी सारे उनके पास गैस की खदानें हैं, इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस हैं, एक नेटवर्क इफेक्ट है आज की डेट में, पुराना धीरू भाई अंबानी की लेगेसी है, ये सब चीज़ें उसके शेयर के अंदर वैल्यू लेके आती हैं। तो अडानी अंबानी के शेयर्स की बात हो गई। सिमिलरली मैं बात करता हूँ ऑयल की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू, तो आप कहते हो यार ऑयल जो है वो प्रेशियस है, उसको ऐसा नहीं कि कहीं भी गड्ढा खोद दो और ऑयल निकलना लग जाए। ऑयल की कितनी डिमांड है, डीजल की, पेट्रोल यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है, गैस यूज़ होती है। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई ऑयल की, गैस की, डीजल की, फिर मैं बोलता हूँ कि और चीज़ों की, ऐसी ऐसी हर चीज़ की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, राइट। तो सिमिलरली मैं कहता हूँ गोल्ड की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा समझते हैं, क्योंकि जब हम गोल्ड को समझ जाएंगे तो हम धीरे धीरे बिटकॉइन को भी समझना शुरू कर देंगे। तो मैं कहता हूँ भाई गोल्ड की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू, तो आप कहते हैं भाई गोल्ड, गोल्ड तो यार प्रकृति की देन है, ऊपर वाले की देन है। ये तो मनुष्य ने तो इसको बनाया ही नहीं, ये तो प्रकृति के अंदर जब बिग बैंग हुआ था, जब, और तो उसके एटम्स जब आपस में टकराए थे, तो उसके बाद जो है एक प्रकृति के अंदर गोल्ड उत्पन्न हुआ, और उसके बाद ये तो माइनिंग से निकलता है, ये इंसान के बस की थोड़ी ना है। कोशिश करके देख लो, इंसान अगर इसको लैब में बना के दिखा दे, क्या इंसान इतनी उन्नति कर चुका है कि आज तक लैब के अंदर बना सका गोल्ड, है ना? नहीं बना सका, फैक्ट है। जो गोल्ड की कम्बिनेशन है, जो उसका केमिकल कॉम्बिनेशन है, उसको आप लैब के अंदर नहीं बना सकते। आपको लैब के अंदर एक बिग बैंग थ्योरी को रिपीट करना होगा, तो एटम्स को उसी स्पीड से और उसी वेलोसिटी से अगर वो एटम्स आपस में टकराएंगे, और आपको ऐसे पूरा इन्वायरमेंट सेट करना पड़ेगा जो कि बिलियंस बिलियंस में उसके खर्चे, और उसके बाद भी आपको ये श्योरिटी नहीं होगी। सपोज आपने वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर भी दिया कि आप उसको क्रिएट कर ले जाओगे, राइट। ये गोल्ड को खास बनाती है। गोल्ड एक शाइनी मटेरियल है, गोल्ड एक हार्डेस्ट मटेरियल है, ज्वेलरी में यूज़ होता है, एक स्टोर ऑफ वैल्यू है।
भाई गोल्ड क्या है कि अपनी वैल्यू नहीं खोता, विद टाइम आपकी जो परचेजिंग पावर है उसे रिटेन करता है। इतने लंबे पीरियड के लिए गोल्ड की जो वैल्यू है वो रिटेन रहती है, तो ये गोल्ड को जो है खास बनाती है, राइट। तो बस अब आप इंट्रिंसिक वैल्यू को जब एक बार समझ गए कि अच्छा ये इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है, तो ऐसे ही अगर हम चले बिटकॉइन के ऊपर, तो बिटकॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यार, 2008 से पहले ये पॉसिबल नहीं था। ये जो पब्लिक लेजर का जो कॉन्सेप्ट था, जो जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स का जो कॉन्सेप्ट था, ये पॉसिबल नहीं था पहले, 2008 से पहले। 2008 के बाद सतोशी नाकामोटो जब आया, तो उसने बताया कि जो जो बिटकॉइन है, बिना किसी इंटरमीडियरी के आप बिटकॉइन को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हो। सतोशी नाकामोटो ने 2008 के बाद ये करके दिखाया कि जो लेजर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, और बिना किसी सेंट्रल एंटिटी के भी वो लेजर मेंटेन हो सकते हैं, राइट। तो ये सतोशी नाकामोटो ने 2008 के बाद करके बताया। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है, जो ब्लॉकचेन का मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, मतलब एक लेजर की कॉपी है जो पूरी दुनिया में लाखों लोगों के पास उस जो सिस्टम्स हैं उनकी कंप्यूटर पे वो कॉपी डाउनलोडेड है, जो हर साल हर महीने ये नंबर ऑफ लेजर्स, जो 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 नंबर ऑफ पीपल जो इस लेजर को मेंटेन करते हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। तो ये जो कॉपीज़ जो मेंटेन हो रही हैं, और ये जो बिटकॉइन है जिसको आप जो इंसेंटिव है इस लेजर का, जो कि एक जगह से, एक जोग्राफिकल प्लेस से आप दूसरी जोग्राफिकल प्लेस तक, मतलब अगर आप अमेरिका में हैं तो आप उसको चाइना में, यूएस में, अमेरिका से आप इंडिया में, रशिया में, कहीं पे भी बिना किसी इंटरमीडियरी के जब आप बिटकॉइन को भेज सकते हैं। और ये जो लेजर है, ये जो पब्लिकली मिलके जो लोग ये अपडेट करते हैं, तो ये बिटकॉइन को जो है वो खास बनाती है। तो बिटकॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या क्या भाई, ये लैब में प्रोड्यूस हो सकता है? नहीं, बिटकॉइन को लैब में आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन जो बिटकॉइन की जो कॉपीज़ हैं, राइट, उसका क्योंकि ओपन सोर्स कोड है, तो उसको लेके काफ़ी सारे जो और बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं, वो डेवलप होते गए, और आज की डेट में करीब 20 से 22 हज़ार ऑल्ट कॉइन्स हैं। लेकिन क्या बिटकॉइन के बराबरी वो कर पाए? नहीं। आज भी बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो 40 से 50% के करीब, पूरी टोटल क्रिप्टो मार्केट की जो डोमिनेंस है उसमें हमेशा 40 से 50% के आसपास बिटकॉइन की डोमिनेंस रहती है। और बिटकॉइन का जो नेटवर्क इफेक्ट है, जो बिटकॉइन की जो सिक्योरिटी है, क्या उसको वो कॉपी कर पाए? नहीं, उसको कॉपी नहीं कर पाए। इसका मैं सिंपल सा उदाहरण ये देता हूँ कि क्या गोल्ड के कंपटीशन नहीं है मेटल्स में? क्यों नहीं है भाई, गोल्ड का कंपटीशन में सिल्वर है, गोल्ड के कंपटीशन में पीतल है, तांबा है। तो लोग सिल्वर की ज्वेलरी नहीं पहनते? बिल्कुल पहनते हैं। क्या कॉपर का यूज़ नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो एक तरीके से ये लेके चलिए कि सिल्वर और आपके जो बाकी मेटल्स हैं, जैसे वो ऑल्ट कॉइन्स, एक मिनट को सोच लीजिए, लेकिन क्या वो गोल्ड को compete कर पाए? क्या गोल्ड की डोमिनेंस को अचीव कर पाए? कि गोल्ड आज की डेट में मार्केट कैप अगर 12 ट्रिलियन है, क्या उसको अचीव कर पाए? क्या उसको क्रॉस कर पाए? नहीं कर पाए ना। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है वो एक यूनिक है, उसी तरीके से जो बिटकॉइन है वो यूनिक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसे यूनिक बनाती हैं। गोल्ड की प्रॉपर्टीज़ उसे सिल्वर से यूनिक बनाती हैं। सिल्वर को अगर आप हवा में कुछ टाइम के बाद आप जब देखते हो, एक एटमॉस्फेयर के अंदर जब आप सिल्वर को रखते हो, तो वो काला पड़ने लगता है ना। तो उसकी स्ट्रेंथ भी नहीं है, और सप्लाई के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो सिल्वर है वो काफ़ी अबंडेंट है इन कंपैरिजन टू गोल्ड अर्थ के क्रस्ट के नीचे, राइट। और यही कारण है कि जो गोल्ड है वो यूनिक है। तो सिमिलरली बिटकॉइन की यूनिकनेस जो है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, नंबर वन, कि आप बिना किसी इंटरमीडियरी के, जैसे कि वीज़ा और मास्टर कार्ड आपको ज़रूरत पड़ती थी, स्विफ्ट की ज़रूरत पड़ती थी फियाट को भेजने के लिए, अब आप बिना किसी इंटरमीडियरी के बिटकॉइन को भेज सकते हैं, राइट। ये 2008 से पहले पॉसिबल नहीं था। तो ये एक रियल इनोवेशन है, नंबर वन। आप बिटकॉइन को क्या लैब में दोबारा बिटकॉइन आप प्रोड्यूस कर सकते हो? क्योंकि बिटकॉइन का सोर्स कोड ओपन है, तो आप कॉपी करके एक नया एक ब्लॉकचेन आप क्रिएट कर सकते हो। आप हार्ड फोर्क भी कर सकते हो बिटकॉइन की, लेकिन वो ब्लॉकचेन जो है, क्या वो बिटकॉइन का नेटवर्क इफेक्ट पा पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आज हमने देखा है कि हर पल हर बिटकॉइन का नेटवर्क जो है वो ग्रो कर रहा है, उसको माइन करना, बिटकॉइन को माइन करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा है, राइट। लेकिन जो बाकी चेन्स हैं वो बिटकॉइन के नेटवर्क इफेक्ट के आसपास भी नहीं है ना। फिर तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो बिटकॉइन की सिक्योरिटी, बिटकॉइन के ऊपर 51% अटैक करना बहुत मुश्किल है,
राइट। बहुत क्लोज टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितना एफर्ट, जितना हार्डवेयर, जितना कैपिटल चाहिए बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे अटैक करने के लिए, उतने पैसे से तो इंसेंटिव है कि बिटकॉइन को माइन ही कर ले जाएंगे लोग, राइट। तीसरा चौथा चीज़ अगर आप देखो तो बिटकॉइन सेंसरशिप रेजिस्टेंट है। पूरी दुनिया में बिटकॉइन की माइनिंग को चाइना ने बैन करके दिखाया कि जहाँ पे 60-65% माइनिंग होती थी, चाइना ने बिटकॉइन की माइनिंग को टारगेट किया, रोकने की कोशिश करी, माइनर्स को माइनिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया, लेकिन बिटकॉइन बैन नहीं हुआ। दुनिया भर में कई जगह रेगुलेशन आई बिटकॉइन के अगेंस्ट, क्या बिटकॉइन को बैन कर पाए? नहीं। तो ये जो सेंसरशिप रेजिस्टेंस है, ये बिटकॉइन को स्पेशल बनाती है। क्या बिटकॉइन एक बेहतर स्टोर ऑफ वैल्यू है? अगर हम गोल्ड के कंपैरिजन में देखें तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू हमने ये पाया कि जो बिटकॉइन की जैसे गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू है कि वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, ऐसे बिटकॉइन जो है वो 21 बिलियन बिटकॉइन रहेंगे पूरी दुनिया में, जो एक लिमिटेड सप्लाई है, एक फाइनाइट सप्लाई है। इस 21 मिलियन बिटकॉइन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं हो सकते। तो ये बिटकॉइन को ख़ास बनाती है, क्योंकि बिटकॉइन की जो परचेजिंग जो पावर है, जो आपके पैसे की सिर्फ परचेजिंग पावर को ही रिटेन नहीं करती, ये और एसेट्स के मुकाबले बाकी चीज़ें जो है वो सस्ती होती चली जाती हैं बिटकॉइन से जब हम कंपेयर करते हैं। तो ये बिटकॉइन की एक बेहतर स्टोर ऑफ वैल्यू है, एक सेंसरशिप रेजिस्टेंट है, एक ट्रू इनोवेशन है। 2008 से पहले ये पॉसिबल नहीं था, 2008 के बाद ये पॉसिबल हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिटकॉइन को यूनिक बनाती हैं। बिटकॉइन के ऊपर जो अटैक है वो क्लोज टू इम्पॉसिबल है। मतलब यही बात हो गई कि क्या गोल्ड को चेंज किया जा सकता है? गोल्ड को सुनार मिलावट करके, पीतल को मिला के अपने अपने यहाँ पे वो बेच सकते हैं, लेकिन क्या गोल्ड के अर्थ क्रस्ट के अंदर गोल्ड को चेंज किया जा सकता है? क्या उसके अंदर पीतल मिलाया जा सकता है या उसे डाइल्यूट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गोल्ड को यूनिक बनाती हैं। हर एसेट का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। सिमिलरली बिटकॉइन की भी इंट्रिंसिक वैल्यू है, और इस इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए लोग दाम देना चाहते हैं, प्राइस देना चाहते हैं। ये प्राइस जब लोग मार्केट के अंदर डिमांड करते हैं तो कुछ लोग हैं जो वो उसको प्राइस को पे करने के लिए रेडी हैं, इस इंट्रिंसिक वैल्यू की। क्योंकि वैल्यू हर आदमी की डिफरेंट होती है। किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ किसी के लिए वैल्यूएबल हो सकती है, और हो सकता है वो चीज़ किसी के लिए वैल्यूएबल ना हो, राइट। तो उस चीज़ की क्या वैल्यू लोग देना चाहते हैं और क्या मांग रहे हैं और क्या दे रहे हैं, ये मार्केट डिसाइड करती है। इसीलिए बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग है वो ओपन मार्केट में होती है, डिमांड एंड सप्लाई की गेम है, वहीं से सब प्राइस डिसाइड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज इंट्रिंसिक वैल्यू का समझ में आया होगा कि बिटकॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, बाकी एसेट्स की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है, और एक सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करिए। जब आप इन सीरीज़ को पूरा देखेंगे, चैप्टर 1 से देखेंगे, ट्रस्ट मी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ज्ञान है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही कम लोगों के पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट। चलिए, उम्मीद करता हूँ फिर से मिलूँगा मैं एक नए चैप्टर में, नई एनर्जी के साथ, ठीक है। फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।